नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज दिन भर मेन स्ट्रीम मीडिया में काफ़ी कुछ राज्यसभा के अध्यक्ष श्री जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो न्यायपालिका को लेकर काफ़ी बयान ऐसे दे दिए कि जो उनके संवैधानिक पद पर रहते हुए उन बयानों की ना तो कोई आवश्यकता थी और ना ही कोई औचित्य भी था। ये कह देना कि इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना रहा और सिब्बल साहब का ये कहना कि आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ये बात कह रहे हैं, वो भूल गए कि ये जब एक जज ने इंदिरा गांधी को अयोग्य करार दिया था, वो फैसला उन्हें स्वीकार था। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल साहब बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने कहा कि जज जो है, धनखड़ साहब ने कहा कि जज राष्ट्रपति को सलाह ना दें। तो बाकी बातें करने से पहले मैं एक बात कर देना चाहता हूं। जैसे मोदी साहब अपने मन की बात को कहते हैं, तो मेरे मन में एक शंका है, वो ये कि जगदीप धनखड़ नामक व्यक्ति जो इस तरह की बातचीत कर रहा है, उसके मन में कहीं यह कुंठा तो नहीं है कि कल को मुझे भी राष्ट्रपति बनना है, कहीं मुझे भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह से डायरेक्ट ना करने लगे। जो मेरा मानना ये है, उनके दिल के किसी किनारे में ये लालसा तो है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार खड़े होते हैं जैसे कोई अनुकंपा पाया हुआ व्यक्ति उस व्यक्ति के डर से थरथर कांपता है, ऐसे उनके हाथ हिलते हैं। आप कभी देखें, मैं उनकी एक्टिंग नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर, परंतु जो मुझे लगता है उनके मन के किसी किनारे में राष्ट्रपति बनने की लालसा है और इस बात का डर भी है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस प्रकार की बात करते हैं तो कल मेरा नंबर भी आएगा। तो अब हम बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं कि उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना रहा। तो साहब, आपको किसने कहा कि मूक दर्शक बना रहा? धनखड़ साहब ने अनुच्छेद 142 के दुरुपयोग और कार्यपालिका की शक्तियों को कमजोर करने पर तीखी आलोचना की। उन्होंने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मामले में एफआईआर होने और जांच में देरी होने पर सवाल उठाए। धनखड़ ने न्यायपालिका को सुप्रीम संसद बताते हुए संविधान की मनमानी व्याख्या और जवाबदेही की कमी पर चिंता दर्शाई। अगर आप देश की चिंता इतनी ही करते हैं धनखड़ साहब, तो राज्यपाल रहते हुए वेस्ट बंगाल में आपकी कारगुजारियों का खुलासा जो है वो पूरे देश ने देखा। वहाँ पर किस प्रकार आपने ममता दीदी को तंग करने के लिए सेंटर गवर्नमेंट से आपने दिशा निर्देश प्राप्त किए और उन पर हूबहू अमल भी किया, और आपका वहां रहने पर एक दिन भी राज्य सरकार से बनी ठनी नहीं रही। बनी तो रही, मतलब बनी रही कि तकरार बनी रही। अब धनखड़ साहब ने जो मामला वर्मा साहब के मामले में एफआईआर ना होने पर उठाया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कार्यपालिका पर अतिक्रमण बताया है, न्यायपालिका की जवाबदेही
न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी पर चिंता दर्शाई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा संविधान के अनुच्छेदों का मनमाना व्याख्या या ट्रांसलेशन करना, संविधान के अनुच्छेदों में कार्यपालिका की शक्ति को कमजोर करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने संविधान का अनुच्छेद 142 देश में लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताया। साहब, जो नोटबंदी थी वो क्या परमाणु मिसाइल नहीं थी? जो आधी रात को जीएसटी लागू किया गया वो क्या परमाणु मिसाइल नहीं थी? और आप तो, मेरा तो साफ बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि आप स्वयं ही परमाणु मिसाइल है। आपका व्यवहार जो है वो कुंठा से भरा हुआ है। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप इस तरह की बातचीत करते हैं। आपने उम्र से बड़े अपने और विपक्ष के नेता राज्यसभा में खड़गे साहब को क्या क्या नहीं आप सुनाते रहे। आपने शर्म लिहाज भी बिल्कुल त्याग दी। बेशर्मी से आप राज्यसभा का संचालन करते हैं और आपको पूरा विश्व देखता है। आप जिस न्यायपालिका की कमी की बात कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। जस्टिस वर्मा के घर मिली नकदी को लेकर क्या बोले उपराष्ट्रपति? वर्मा जी के घर पर मिले नोटों के मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं होने को न्यायाधीशों को खुद को कानून से ऊपर करने का प्रमाण बना लिया। तो साहब, दिल्ली में राज किसका है ये भी पता चलना चाहिए ना। दिल्ली में राज तो भारतीय जनता पार्टी का है। दिल्ली में सेंटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस, उनके अमित शाह साहब के नीचे आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम में। तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की? ये तो आप उनसे पूछें। और उन्होंने कहा कि आग लगने की घटना के 7 दिन बाद को दबाए रखा। तो किसने दबाया? सेंटर में कौन था? स्टेट में कौन था? मीडिया में सामने आने पर जले नोटों की फोटो वीडियो जारी कर पारदर्शिता दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच शुरू नहीं हो सकी। तो किसने रोकी वो जांच? कौन है वो व्यक्ति जिसने जांच को रुकवा दिया? और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी के अधिकार पर सवाल उठाते हुए धनखड़ ने कहा, कमेटी को जांच करने का क्या अधिकार है? यह समिति कानून सम्मत नहीं है। समिति सिर्फ सिफारिश कर सकती है। वैसे भी समितियां सिफारिश ही करती हैं धनखड़ साहब। आप कितनी समितियों के अध्यक्ष बने और आपने कौन कौन सी सिफारिशें कही और कौन कौन सी लागू हो गई, ये भी तो बताओ। जांच करने का अधिकार सिर्फ कार्यपालिका को है। उसकी प्रक्रिया एफआईआर से शुरू होती है, और लेकिन कार्यपालिका ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि न्यायाधीशों ने खुद को सुरक्षित कर लिया है। ये तो आपका मानना है। राज्यसभा के प्रशिक्षु के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मौके को ताड़ा और उस मौके का फायदा उठाकर सरकार के पक्ष में खड़े हो गए। मोदी साहब की जय जयकार करने लगे। राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय नहीं कर सकती। जब आपके राज्यपाल जब 10-10 बिल को एक स्टेट को या विपक्षी स्टेट जो है वहां पर किसी बिल को पास करती नहीं, और शब्द कह रहा हूं एक, राज्यपाल ठुम्मा मारकर बैठ जाता है उसके ऊपर। क्या कहा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने? उनको लताड़ लगाई बेशर्मी से। आज भी वो पद पर बने हुए हैं। इस हद तक की बेशर्मी कि वो बिल ना पास करें, बरसों बरस पास नहीं करते। एक बार भेजने के बाद जब दोबारा बिल जाता है
उसके बावजूद भी वो उस पर जैसे सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है, ऐसे राज्यपाल मार बैठ जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने सीमा तय कर दी और बिल पास कर दिए तो बिलबलाहट आपको क्यों है, वो भी पता चलनी चाहिए। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। जब दोनों अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहेंगे तो न्यायाधीशों को तो कमान संभालनी पड़ेगी ना। वैसे भी हमारे समाज में न्यायाधीशों की इज्जत किसी भी एमएलए एमपी राज्यसभा के उससे अधिक आंकी जाती है, ये मेरा कहना है। भले ही आप भारत के दूसरे नागरिक हों, दूसरे नंबर के नागरिक हों, परंतु आपको भी अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने कहा इस फैसले की खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करना अलग बात है। राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण बताते हुए उन्होंने कहा कि अब न्यायाधीश ही कानून बनाएंगे। तो बनाते हैं ना, न्यायाधीश कई बार कानून बनाते भी हैं, कई बार कानून के अंदर तब्दीली भी लाते हैं। जब कार्यपालिका अपना व्यवहार, अपना काम कुशलता से नहीं करेगा तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सो मोटिव एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका का सभी काम वो करेंगे। उन्होंने इससे न्यायपालिका को एक ऐसा सुपर सांसद बन जाएगा जिस पर देश का कोई कानून लागू नहीं होगा। तो इम्यूनिटी तो आपको भी मिली हुई है ना, ये तो संविधान देता है इम्यूनिटी, जो भी देता है। विधानसभा संसद के हर चुनाव में उम्मीदवार को संपत्ति घोषित करनी होती है, लेकिन न्यायाधीश पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होती। जगदीप धनखड़ ने आजादी के बाद न्यायपालिका से लोकतांत्रिक मूल्यों के शरण और खुद को संविधान के असली संरक्षक बताने की प्रवृत्ति पर भी आपत्ति जताई। धनखड़ के अनुसार संविधान की व्याख्या करने का अधिकार 5 जजों की संविधान पीठ को है, लेकिन जब यह व्यवस्था की गई तब केवल 8 न्यायाधीश होते थे, अब 30 न्यायाधीश हैं। 8 में से 5 का मतलब व्याख्या बहुमत द्वारा होगी, लेकिन अभी 30 में से 5 के छोटे अल्पमत से संविधान की व्याख्या हो रही है। तो ये तो जो तब्दीली है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा ना, उसके जिम्मेदार तो आप नहीं हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने दिल्ली की फेवर में एक कानून बनाया था, तो लोकसभा ने उसको पलट दिया, रातों रात पलट दिया। उससे अरविंद केजरीवाल को फायदा मिलने वाला था, परंतु आपने उस पर तो कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अब बात यह है कि केशवानंद भारती केस में 1973 में संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या कर खुद को संविधान का असली संरक्षक बताते फिरते हैं, लेकिन उसके 2 साल ही आपातकाल की घोषणा कर संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों को छीन लिया गया और सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक बना रहा। ये आपका कोरा वहम है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जब चुनावी बॉन्ड पर एक फैसला दिया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता कहाँ मर गई थी? वो 6,980 करोड़ रुपया जो एक्सटॉर्शन से बीजेपी ने लिया है, उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? वो पैसा क्यों नहीं वापस किया गया? वो लूट खसोट का पैसा बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, उस पर आप मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप दोहरा चरित्र ना रखें। अगर आप बात करनी चाहते हैं तो पारदर्शिता के साथ बात करें। उन्होंने जजों की नियुक्ति के मामले में संविधान सभा में हुई बहस और उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 124 में सिर्फ मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की बात रखी गई थी, लेकिन इसकी मनमानी व्याख्या कर परामर्श को सहमति में परिवर्तित कर दिया गया है।
उन्होंने लोकपाल द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को अधिकार क्षेत्र लेने पर सुप्रीम कोर्ट की त्वरित प्रतिक्रिया और स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई करने पर हैरानी जताई। स्वतः संज्ञान तो कोई भी ले सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरे लोकतांत्रिक देशों ने न्यायपालिका के स्वतः संज्ञान लेने की बात नहीं है। उनके अनुसार न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी मामले में जांच और छानबीन के खिलाफ अभेद कवच नहीं है। हो सकता है अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। अब जो सिब्बल साहब ने उनके खिलाफ बात कही है वो भी मैं कह देता हूँ। सिब्बल साहब ने कहा कि लोगों को याद होगा कि जब इंदिरा गांधी के चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो केवल एक जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी को सांसद के पद से हटा दिया गया था, तब धनखड़ जी को यह मंजूर था। लेकिन अब सरकार के खिलाफ 2 जजों की बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। धनखड़ ने कहा था अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। दरअसल उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। तो बिलबिलाए फिर रहे हो आप तो धनखड़ साहब, राज्यपाल तो आप भी रहे हो। आपने भी बिलों को अपनी कुर्सी के सीट के नीचे दबाकर ऊपर बैठ गए थे आप धन्ना मार के। तो मेरा मानना ये है कि आपका बंगाल के प्रति, बंगाल राज्य के प्रति क्या अच्छा व्यवहार रहा है। मैं तो समझता हूं बिल्कुल बकवास और बेकार का व्यवहार रहा है। धनखड़ ने कहा अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया। ये जो कहा है, तो सिब्बल साहब ने क्या कहा है मैं वो बता देता हूँ आपको। देश को न्यायपालिका पर भरोसा। सिब्बल साहब ने कहा कि आज के समय अगर किसी संस्था पर पूरे देश में भरोसा किया जा सकता है तो वह न्यायपालिका है। धनखड़ साहब आप सुन लें ध्यान से। और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 की ताकत संविधान ने दी है, आपने नहीं दी। ऐसे में अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रिव्यू डाल दे। वे अनुच्छेद 113 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकते हैं। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वह पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है। विवाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी। जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस R महादेवन की पीठ ने कहा था राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। ये सच कहा था उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने पर को भी अवैध ठहराया था, मतलब छाड़ लगाई गई थी। और उन्होंने गलत काम पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए किया था। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से उपराष्ट्रपति को भेजे गए बिल पर भी स्थिति स्पष्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया। धनखड़ ने पूछा जज के घर नोटों का बंडल मिला, FIR क्यों नहीं हुई। तो साहब आप अपने होम मिनिस्टर साहब से पूछो कि क्यों नहीं हुई। और जब आप संबोधित करते हैं किसी जगह पर जाकर तो उस जगह पर आड़ लेकर आप गवर्नमेंट की फेवर में खड़े हो जाते हैं। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार, चुनी हुई सरकार अहम नहीं थी? सारे के सारे अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए गए। उस समय तो आप नहीं बोले, आप चुप रहे, आपने मुंह पर टेप लगा लिया था। तो मेरा मानना यह है, यह 2 तरफा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। जस्टिस वर्मा के घर अधजली नकदी मिलने के मामले में अब तक FIR क्यों नहीं हुई, ये कहना है उनका। और इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है, लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास होता है। अगर ये मामला किसी आम आदमी के घर होता तो अब तक पुलिस, जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती। न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, लेकिन इस मामले में देरी से लोग असमंजस में है। तो सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके पास है? CBI किसके पास है? ED किसके पास है? ED
विरोधी पक्ष के घर में तो पहुंच जाती है, छोटे से छोटे लीडर के घर में पहुंच जाती है। तो आपकी ईडी क्या पकोड़े तल रही है? आपका इनकम टैक्स विभाग क्या वो छोले भून रहा है भट्टी में? क्या कर रहा है वो निष्क्रिय बैठा है। आप उनसे बात करें, आप इनकम टैक्स के कमिश्नर से बात करें कि क्यों नहीं वहां पर इनकम टैक्स के जो इंस्पेक्टर्स हैं गए, अधिकारी गए, डीसी नहीं गए, एसी नहीं गए, उन्होंने क्यों नहीं छानबीन की? क्यों आपने उस रुपए को गायब होने दिया? तो आक्षेप आपके ऊपर आता है कि सारे विभाग ये भारत सरकार के पास हैं, भारत सरकार ने अपनी खिल्ली उड़वाई है। मेरा ऐसा मानना ये है कि ये जो उल्टा सांप आपने गले में डाल लिया है ना, ये आपको भारी पड़ने वाला है। लोग आपका जमकर विरोध करेंगे और आपके पास जवाब नहीं होगा। आपकी इतनी कड़वी वाणी होती है जब आप सीट पर बैठे हुए होते हैं राज्यसभा के सभा के अध्यक्ष बनकर, आप इस तरह के तीखे बाणों की वर्षा जो है विपक्ष पर करते हैं और एकदम मुलायम तरीके से एकदम ऐसे हो जाते हैं मीठी चाशनी जैसे, चीनी की चाशनी जैसे, जब आप बात कर रहे होते हैं बीजेपी के लीडर से। तो मेरा मानना यह है, दो तरफा व्यवहार आप ना रखें। और आप याद करें उन 5 सालों को जब आप वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के गले की फांस बनकर, राज्यपाल नहीं, गले की फांस बनकर आप रहे वहां पर, आपने कौन कौन सा गंदा व्यवहार किया? आप याद करें उन बातों को। आपने कौन कौन से बिल रोके और उनके साथ कैसा व्यवहार किया? निजी तौर पर भी आपने अपनी दुश्मनी वहां निकाली। तो मुझे लगता है धनखड़ साहब, आपने एक बार आपने ये भी मौका लिया कि मैं जाट हूं इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है। उपराष्ट्रपति ना जाट होता है ना पंजाबी होता है, उपराष्ट्रपति पूरे देश का होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष पूरे देश का होता है। आप मौके का फायदा बिल्कुल ऐसे लेते हैं जैसे कोई आम छुटभैया ले लेता है। तो मेरा मानना यह है, आप अपने व्यवहार में, अपने आचरण में शुचिता, शुद्धता, पारदर्शिता, ईमानदारी लेकर आए तो ज्यादा उचित होगा। आपकी बातों को लोग ध्यान से सुनेंगे। इन्हीं सब के शब्दों के साथ मैं इस एपिसोड को विराम देता हूं और एक बार फिर से प्रार्थना कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। हमें आपसे किसी भी फाइनेंशियल गेन की हमें उम्मीद नहीं है, ना ही हमें आवश्यकता है। हम आपको हर बात के लिए, हर सूचना के लिए अपडेट रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य मात्र इतना ही है। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी नैतिकता बढ़ती है, हमारे काम करने के घंटे बढ़ जाते हैं, हमारी मेहनत बढ़ जाती है, हम ईमानदारी से काम करते हैं। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे चैनल का नाम है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस एपिसोड को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।